Okay ji, now see, we were doing chapter, this chapter is metal and non-metal, तो इसका हमने बेसिक पढ़ा था। आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शन। तो जैसे आप देखिए मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा? when metals react with air they form metal oxide। एयर मतलब O2, एयर मतलब जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये सारे आ जाते हैं हमारे मेटल ऑक्साइड में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन सकता है, नेम what happens when metals react with air, they form metal oxide, and non-metal react with air, they form non-metal oxide। एक और चीज रिकॉल करते हैं, what happens when metals react with acid, तो ये भी हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है। they will form salt and hydrogen gas, acid base में पढ़ा है। तो एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना और अपने ब्रेन में डाल लेना। ये क्वेश्चन है, what happens when metals react with air, they will form metal oxide। what happens when non-metals react with air, air means oxygen, they will form non-metal oxide। metal oxide basic nature के होते हैं, non-metal oxide acidic nature के होते हैं। when metal react with acid they form salt and hydrogen gas। अब हम यहाँ पे अपने एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, ये मेटल ऑक्साइड से ही रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। देखिए जी, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का क्या नाम है आप देख पा रहे हैं, क्या नाम है टॉपिक का? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? दीज आर द मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। तो जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे, इन्हें हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? सो डेफिनेशन क्या आएगी? मेटल ऑक्साइड्स, आप देखिए इतनी डेफिनेशन लिखनी है, दीज आर द मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, दिस इज एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में एसिड से भी बेस से भी। एग्जांपल 2 जिंक ऑक्साइड। पेपर में क्या पूछते हैं? डेफिनेशन पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं और कहते हैं आप रिएक्शन भी लिख के दिखाएं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों रिएक्शंस आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। देखो, मेटल ऑक्साइड एंड एसिड सॉल्ट एंड वाटर, मेटल ऑक्साइड एंड बेस सॉल्ट एंड वाटर। थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। चलिए इसको कॉपी में लिख के डन बोलिए जरा फटाफट जाना। बेटा यहाँ पे चैलेंज क्या होता है कि बच्चे रिएक्शन भूल जाते हैं। रिएक्शन को प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप है यहाँ पे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। कुछ हमें याद रखना पड़ता है, जैसे बेस वाला हमें याद रखना पड़ेगा, थोड़ा अलग तरह का है। इसे सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, इसे सोडियम जिंकेट कहते हैं, तो नाम थोड़े अलग से हैं। ठीक है जी, तो ये प्रैक्टिस करने से आएंगे, देखने से नहीं आएंगे। वहां आप ये डेफिनेशन याद कर लेंगे, एग्जाम्पल याद कर लेंगे, रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा रिएक्शंस याद नहीं होंगी। अब चलते हैं आगे। अब देखो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे। मेटल ऑक्साइड में हमने टॉपिक पढ़ लिया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक हमने पढ़ा कि वो मेटल ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्ट करें एंड बेस से भी रिएक्ट करें, और इसके एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब इसी में आगे चलते हैं। अगर ये हमारे मेटल ऑक्साइड को हम पानी में डाल दें, देखो सोडियम ऑक्साइड है, इट इज अ मेटल ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड है, इट इज अ मेटल ऑक्साइड। तो अगर हम मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल दें तो ये बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, OH मतलब बेस, ये बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ज्यादातर मेटल ऑक्साइड जो हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। एल्कली होता है वाटर सॉल्युबल बेस। व्हाट इज एल्कली? एल्कली इज वाटर सॉल्युबल बेस।
सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कली। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो यू राइट इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिएक्शन। देखो बड़े आराम, बहुत इजी है। इसको इसमें डाला, NaOH बन गया। पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डाला, ये बन गया आपका KOH। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालें तो क्या बनेगा, और पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डालें तो क्या बनेगा। ये वेरी सिंपल। सिंपल तो क्या बोलूं मैं, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो सिंपल है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एनोडाइजिंग। ये भी उसी से रिलेटेड है, ऑक्साइड फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। अब ये एनोडाइजिंग क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, जरा देखिए ध्यान से। क्या होता है एनोडाइजिंग, स्पेशली फॉर एल्यूमिनियम मेटल। मान लीजिए ये हमारे पास है एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लेते हैं ये हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है। एल्यूमिनियम मेटल जो है ना, रिएक्टिव मेटल होती है। ये एयर के साथ रिएक्ट करती रहती है और अपने सरफेस पे एक ऑक्साइड लेयर बना लेगी। एयर से रिएक्ट करती रहेगी और अपने सरफेस पे कौन सी लेयर बना लेगी, ऑक्साइड लेयर। अब जो ये ऑक्साइड लेयर है ना, ये एल्यूमिनियम को छुपा लेती है अपने अंदर, यानी ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। प्रोटेक्टिव लेयर बन गई। और अब ये एल्यूमिनियम की कोरोजन नहीं होने देगी, मतलब अब ये एल्यूमिनियम को हवा के कांटेक्ट में आने नहीं देगी, क्योंकि इसने इसके ऊपर रिएक्ट करके एक लेयर बना ली। इस प्रोटेक्टिव लेयर बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। इस प्रोटेक्टिव लेयर के प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, एनोडाइजिंग। अब मैं डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है ना, तो गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की लेयर खुद करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, ये अपने आप भी हो जाता है और इसको अपना आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है। तो व्हाट इज एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्साइड लेयर इसके सरफेस पे बन जाती है। ऑक्साइड लेयर इसके सरफेस पे बन जाएगी, और जो ये ऑक्साइड लेयर है इसके सरफेस पे जो बनेगी, वो इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर कोरोजन, क्योंकि अब ये छुप गई मेटल। एल्यूमिनियम के साथ ऐसा होता है। इसी कंसेप्ट को नाम दे दिया गया एनोडाइजिंग। तो ये एल्यूमिनियम मेटल के साथ है, सभी मेटल के साथ नहीं है, ठीक है। आयरन के साथ नहीं, आयरन पे ऐसा हो जाए तो रस्टिंग शुरू हो जाती है, बट एल्यूमिनियम में देखा गया है कि यहाँ पे ये उसको फायदा करती है। एल्यूमिनियम में कहीं कहीं पे कुछ अलग तरह के एक्सेप्शंस हैं। तो देखो, व्हाट इज एनोडाइजिंग, is the process of forming thick oxide layer of aluminium. Aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. This aluminium oxide coat make it resistance to further corrosion. The resistance can be improved further by making oxide layer thicker. मतलब हम इसको आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं और ये नेचुरली भी होता है। नेचुरली जो लेयर बनेगी वो कम बनेगी, पतली, और जो हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाएंगे उसमें ऑक्सीजन लेयर ज्यादा मोटी बनेगी। During anodizing, a clean aluminium article is made the anode and is electrolyzed। ये मतलब आपका केमिकल मेथड है, electrolyzed with sulfuric acid. The oxygen gas evolved at anode reacts with aluminium to make thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium article an attractive finish। तो आपने क्या करना, अब इतना बड़ा आंसर तो आप क्या लिखेंगे, आप इसमें लिखिए अपनी कॉपी में जो मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज एनोडाइजिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम मेटल which prevented from further corrosion। बस इतना लिखिए, चलिए लिखिए कॉपी में जो मैं बोल रहा हूँ लिखिए कि एनोडाइजिंग क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर on the surface of aluminium metal which protect it from further corrosion। बस इतना लिख लीजिए जल्दी से। So what is anodizing? It is the process of forming thick oxide layer on the surface of aluminium which protect it from further corrosion called anodizing। Very important, very important। चलते हैं। तो व्हाट इज एनोडाइजिंग, आप देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिख दी इजी तरीके से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग
thick oxide layer on the surface of aluminium metal which protect, आगे एक लाइन और लिख सकते हो, which protect it from further corrosion। अब वो लाइन अपने आप लिख लीजिए, called anodizing। सबसे सिंपल डेफिनेशन लिख दी है। वैसे आप पढ़ेंगे अपनी बुक से तो ये सारा मिलेगा, बहुत डिटेल्ड मिलेगा, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया कि एनोडाइजिंग है क्या। ये आर्टिफिशियली भी होती है और नेचुरली भी होगी। नेचुरली होगी तो ये थिक नहीं होगी, ये थिन होगी। आर्टिफिशियली करेंगे, करंट पास करके करेंगे, तो हम यहाँ पे मोटी लेयर कर सकते हैं ऑक्साइड की, और इस कारण एल्यूमिनियम खराब नहीं होगा। सो व्हाट इज एनोडाइजिंग? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम मेटल। इसके आगे आप लाइन लिखिए, which protect it from further corrosion, जो इसको आगे corrosion होने से बचाता है। This is called anodizing। आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है, अब हम करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। तो अब आपको हम यहाँ पे एक एडिशनल बताएंगे क्वेश्चन की फॉर्म में कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, है ना। मेटल रिएक्ट विद वाटर, प्लस का मतलब होता है रिएक्ट, तो क्या होगा। तो अगर आप क्वेश्चन बनाएं कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स, एम स्टैंड्स फॉर मेटल, मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो जब मेटल और वाटर रिएक्ट करेंगे, याद रखना, जब मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। मेटल और वाटर रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। आप इसको याद रखना है, सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है कि अगर हम मेटल की वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्वेश्चन मार्क, तो क्या बनेगा। तो मेटल और वाटर को अगर हम रिएक्ट करवाएं तो मेटल हाइड्रोक्साइड, MOH, OH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब क्वेश्चन होता है क्या सभी मेटल ऐसा करेंगे? नहीं, सभी मेटल ऐसा नहीं करेंगे। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो करेंगे, जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं वो नहीं करेंगे। वो फिर कब रिएक्ट करेंगे? अगर हम उनको हीट मतलब करें, स्टीम से पास करें। वाटर को अगर हम गैस में चेंज कर दें तो स्टीम बोल देते हैं, तो उस केस में ये रिएक्ट करेंगे। सो जनरल सा है यहाँ पे। जनरल आपको क्या बताया? जनरल बताया कि अगर मेटल वाटर से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? MOH। MOH मींस मेटल, क्या बना? OH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये एक जनरल है जो आपको याद रखना है। सारी मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करती, जैसे गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा, कॉपर जल्दी रिएक्ट नहीं करता मेटल से, है ना। तो अंडर कुछ कंडीशंस वो रिएक्ट करेंगे। बट अगर जनरल बेस पे पूछे टीचर के व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो आप ये इक्वेशन लिख दीजिए और दो लाइनें लिख दीजिए कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो कि कैल्शियम मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यूरिंग रिएक्शन। कहने का मतलब है कि अगर हम कैल्शियम की वाटर से रिएक्शन करवाएं तो वो फ्लोट करने लग जाता है। ऐसा क्या होता है कि वो फ्लोट करने लग जाएगा? तो देखो सबसे पहली चीज, जब हम कैल्शियम मेटल को पानी में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब होता है क्या कि जो ये हाइड्रोजन गैस बनती है ना, ये कैल्शियम हाइड्रो जो मेटल है ना उस पर चिपक जाती है। चिपकने से ये मेटल को ऊपर ले आती है एंड मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग। जैसे समझो, ये मान लीजिए कैल्शियम मेटल है, इसको हमने पानी में डाला। जैसे ही हमने पानी में डाला, पहले ये नीचे जाएगा तो ये रिएक्शन शुरू करेगा। जैसे रिएक्शन शुरू करेगा, ये हाइड्रोजन गैस बनेंगे। ये गोल गोल बबल्स दिखाए मैंने हाइड्रोजन गैस के। इन बबल्स के प्रेशर के कारण ये कैल्शियम मेटल ऊपर आ जाएगी और हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी और ये ऊपर ही ऊपर फ्लोट करेगा। तो क्वेश्चन यही है कि कैल्शियम मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर ड्यूरिंग रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस। यानी पहले आपने मेटल डाला, वो अंदर गया तो उसको रिएक्शन शुरू हो जाएगी, गैस बनेगी, गैस के प्रेशर से ऊपर आ जाएगा एंड इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और ये दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से सुनिए। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर? इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। व्हाई इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग? बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर bubbles of hydrogen gas form which stick to the surface of metal and hence it starts floating। ये जो मैंने गोल गोल दिखाया ये कैल्शियम है। आपने पानी में डाला तो पानी में गया, रिएक्शन शुरू हुई, ऊपर आ गया, फ्लोट करना शुरू कर देगा साथ के साथ ही। फास्ट रिएक्शन होती है ये थोड़ी। सो अब आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। देखो देखो बेटा, लर्निंग तो है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लर्निंग करेंगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। लिख के नहीं देखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे
अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद स्टीम। देखो जनरली एल्यूमिनियम और जो हमारा क्या कहते हैं आयरन है, ये जल्दी वाटर से नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम स्टीम से देंगे तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। और क्या बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद स्टीम। तो इसमें हमें रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी स्पेशली फॉर आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट। Metals like aluminium, iron, zinc do not react either with cold or hot water. ना तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। तो ये किससे, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। मतलब वाटर को स्टीम में चेंज कर दो, मतलब बहुत ज्यादा हीट है तो उसमें ये रिएक्ट करके दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. ये आप याद रखना कि जो हमारा लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव में आ जाते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। ये वाटर से किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन को लिख लीजिए। ये आयरन वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन पे आप स्टार लगा लीजिए, पेपर में आ जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद वाटर। आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे एक सेटअप भी बनाया हुआ है कि स्टीम से कैसे रिएक्शन करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब दिखाई हुई है, उसमें कॉटन लिया हुआ है, उसमें वाटर डाला हुआ है, उसको हीट करते हैं तो उससे स्टीम बनती है। आगे आयरन मेटल रखिए, उससे रिएक्ट करता है और बनता है आपका ये वाला आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बनता है। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, Fe3O4 ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए, इंपॉर्टेंट। चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग बेटा नोट्स बनाते रहिए, किसी का मिस हो जाए तो सी वीडियो एंड मेक नोट्स फ्रॉम देयर। तो आपको जो जो मैं पेज दिखा रहा हूँ ये सारे पेज आपने कॉपी में लिखने हैं। समटाइम स्टूडेंट आस्क कि मैं क्या लिखूं कॉपी में, तो आप देखो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा है। जो भी मैं पेज दिखा रहा हूँ ये सारे आप कॉपी में लिखिए बस। अब देखो हम एक क्वेश्चन रिकॉल करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो हमें पता है दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब यहाँ पे कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। ये हमने एसिड बेस में भी पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है हमने, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद है, क्या होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, बताइए एनीवन। फॉर्मूला याद है नाइट्रिक एसिड का, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नाइट्रिक एसिड, इट इज HNO3। क्या है फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का, HNO3। हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, HNO3। अब क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, दे डोंट फॉर्म हाइड्रोजन गैस, व्हाई। अब देखो हमें पता है कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनेगा। अब नाइट्रिक एसिड भी तो एसिड है, तो जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। अब क्यों नहीं बनती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर देखो क्या है, इट इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन देता है किसी को। तो ये हाइड्रोजन को वाटर में चेंज कर देता है, यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देता है और वाटर में चेंज हो जाता है, और खुद को नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज कर लेगा। मतलब ये नाइट्रिक एसिड अपना ऑक्सीजन दे देगा और खुद को किसी और फॉर्म में चेंज कर लेगा। इसलिए हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, when metals react with nitric acid they don't form hydrogen gas, why। तो इसका मेन आंसर ही यही है, because nitric acid is a strong oxidizing agent, it oxidizes hydrogen to water and itself changes into nitrogen oxide, इसलिए हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने ये पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। अब आ जाइए आगे। अब यहाँ पे क्या है हमारा टॉपिक, एक्वा रिजिया, जो मेन हमने पढ़ना है, व्हाट इज एक्वा रिजिया। अब ये एक्वा रिजिया क्या होता है, देखो एक्वा रिजिया को हम समझते हैं।
very very important. Name of topic is aqua regia. aqua regia क्या होता है? आप concentrated HCl लो and concentrated HNO3 लो in 3:1, मतलब इसके 3 चम्मच तो इसका 1 चम्मच। इसके मिक्सचर को, इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो इसके मिक्सचर को हम नाम देते हैं एक्वा रिजिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज एक्वा रिजिया? एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HCl and HNO3 in 3:1. This mixture is highly fuming liquid and very corrosive very corrosive मतलब ये हर तरह के मेटल को डिसॉल्व कर लेता है। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम ऑल्सो। ये गोल्ड एंड प्लैटिनम मेटल को भी क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है। और एक्वा रिजिया को हम एक और नाम देते हैं रॉयल वाटर। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज एक्वा रिजिया, तो आप बताइए इट इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and HNO3 in 3:1, मतलब इसके 3 चम्मच इसका 1 चम्मच का मिक्सचर। ये मिक्सचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है जिसे हम कहते हैं हाईली फ्यूमिंग मतलब भाप सी, जब ढक्कन हटाओगे तो उसकी भाप सी बनेगी। एंड वेरी क्रोसिव मतलब ये किसी भी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है, खराब कर सकता है। गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। आपने सुना है कि जैसे मान लो कि गोल्ड चेन की शाइनिंग कम हो गई तो आप सुनरे के पास जाते हो, सुनार के पास, तो सुनार क्या करता है? वो कहता है 2 दिन बाद आना। वो इसी लिक्विड में इसको डिप करता है। इस लिक्विड में डिप करने से उसकी ऊपर की लेयर निकल जाती है और वो फिर से शाइन करने लग जाता है। ठीक है जी, तो ये काम कमाल है हमारा एक्वा रिजिया का। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एक्वा रिजिया? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl and HNO3 in 3:1 and this mixture is highly fuming liquid। फ्यूमिंग होता है, भाप बनती है, जो जैसे आपने देखा होगा ढक्कन हटाओ ना तो एसिड की भाप बननी शुरू हो जाएगी। हाईली फ्यूमिंग एंड वेरी क्रोसिव मतलब किसी भी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है। गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी ये डिसॉल्व करता है। सुनार इसका यूज करते हैं गोल्ड और प्लैटिनम की ज्वेलरीज को शाइन करने के लिए जब वो डल हो जाए। तो देखो आप बुक में पढ़ोगे तो इतनी लंबी कहानी है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। सो देखो क्या है, एक्वा रिजिया इन लैटिन कॉल्ड रॉयल वाटर। It is prepared by mixture of a concentrated HCl and nitric acid in 3:1. It can dissolve gold even though neither of these acids can do alone. Aqua regia is highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. तो ये थ्योरी है। इस थ्योरी को आप ना लिख के इस तरीके से आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। This is all about एक्वा रिजिया। तो आज के लेक्चर में हम बेटा यहाँ तक करेंगे। अब आप इसको नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे।